फीमेट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण एवं अपवर्तनांक में संबंध, और ये संबंध होता है डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि पतले प्रिज्म से क्या तात्पर्य है। पतले प्रिज्म का अर्थ होता है ऐसा प्रिज्म जिसके प्रिज्म के कोण का मान 15 डिग्री से कम हो, तो ऐसे प्रिज्मों को हम लोग पतला प्रिज्म कहते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक पतला प्रिज्म दिखाया गया है। इसमें ये जो प्रिज्म का कोण है ये लगभग 10 से 15 डिग्री या उससे बहुत कम रहता है। तो ऐसे प्रिज्मों में जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब हमको विचलन कोण और प्रिज्म के कोण के बीच विचलन कोण और अपवर्तनांक के बीच में संबंध निकालना है। तो मान लीजिए ऐसा ही एक प्रिज्म है, यहाँ पर ये लाल रंग का एक वर्णी प्रकाश इस पर आपतित हो रहा है और इस बिंदु पर आपतन बिंदु पर ये हमने हरे कलर के डैश्ड लाइन से अभिलंब खींचा है और अभिलंब से आपतित किरण I1 कोण बना रही है, मतलब आपतन का कोण I1 है। इसके बाद आपतित किरण ये कंटिन्यूअस लाइन, लाल रंग की कंटिन्यूअस लाइन है, इस दिशा में अपवर्तित होती है और यहाँ पर अपवर्तन का कोण इस अभिलंब के साथ बनाती है R1 के बराबर, जो कि बहुत छोटा होगा। इसलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रिज्म पतला है इसलिए कोण स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रिज्म के माध्यम में चलती है इस बिंदु से इस बिंदु तक और द्वितीय सतह पर आपतित होती है। अब इस द्वितीय सतह पर कांच से वायु में अपवर्तन होता है, तो यहाँ भी हम लोग ये अभिलंब खींचे हैं हरे रंग का डैश लाइन, और यहाँ पर ये आपतन का कोण R2 बनाती है। ये छोटा सा कोण दिख रहा है। इसके बाद कांच से वायु में जब अपवर्तन होता है तो यह अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो ये यहाँ पर अपवर्तन का कोण है वायु में, और इसको हम लोग निर्गत कोण भी कहते हैं, और ये वाली किरण निर्गत किरण कहलाती है जो कि प्रिज्म से बाहर निकल रही है। अब यहाँ पर आपतन कोण की दिशा ये डैश्ड लाइन से हमने आगे बढ़ा दिया है, और ये निर्गत किरण की जो दिशा है इसको डैश्ड लाइन से पीछे की ओर बढ़ा दिया गया है। तो इन दोनों के बीच का ये जो कोण होगा यही विचलन का कोण होगा। मान लेते हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है, तो हमको म्यू और डेल्टा में संबंध निकालना है। तो इससे पहले वाले एक वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी किसी भी प्रिज्म से अपवर्तन होता है तो विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योगफल सदैव आपतन कोण और निर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है। मतलब डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू होता है I1 प्लस I2, और ये किसी भी स्थिति में लागू होता है। ज़रूरी नहीं है कि प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में हो। जब भी किसी भी प्रिज्म से अपवर्तन की घटना होगी तो विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योगफल आपतन कोण और निर्गत कोण के योगफल के बराबर होगा। तो इस संबंध का हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर जितने भी कोण बन रहे हैं वो सब बहुत छोटे हैं। I1 भी बहुत छोटा है और R1 और भी छोटा हो जाता है, ये R2 भी छोटा है और I2 भी छोटा है। तो जब भी कोणों के मान बहुत छोटे हों तो उस स्थिति में साइन I1 के ही बराबर होगा और साइन I2 के बराबर हो जाएगा। मतलब कोण के साइन का मान कोण के मान के ही बराबर हो जाता है। इसी प्रकार साइन R1 इज इक्वल टू हो जाएगा R1 और साइन R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R2। अब यहाँ पर हम प्रथम सतह पर जो अपवर्तन हो रहा है उसके लिए स्नेल का नियम लगाते हैं। वायु से कांच में अपवर्तन हो रहा है और कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू है, तो यहाँ पर हम स्नेल का नियम लगाएंगे। तो स्नेल के नियम से हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू, प्रथम माध्यम में आपतन का कोण है साइन I1 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन R1। अब यहाँ पर चूंकि कोण बहुत छोटे हैं तो यहाँ पर साइन I1 इज इक्वल टू I1 लिख सकते हैं और साइन R1 इज इक्वल टू R1 लिख सकते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा I1 और डिवाइडेड बाई R1, या इसको हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू म्यू R1। ये पहला संबंध है, ये दूसरा संबंध हमको मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार अब दूसरे सतह पर हम स्नेल का नियम आरोपित करते हैं। यहाँ पर प्रथम माध्यम कांच है और द्वितीय माध्यम वायु है, अर्थात कांच से वायु में अपवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक होगा वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंगे और आपतन का कोण ये वाला होगा R2 और अपवर्तन का कोण होगा I2।
तो यदि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक हमको निकालना है तो हमको मालूम है कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू है, तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक 1/μ हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग स्नेल का नियम लगाएंगे तो 1/μ इज इक्वल टू हो जाएगा साइन, यहाँ पर आपतन का कोण है R2 और अपवर्तन का कोण है I2, और यहाँ पर लिखना है वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक जो कि 1/μ के बराबर होगा। 1/μ इज इक्वल टू, और इसको हम लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू μR2। ये हमको तीसरा संबंध मिल गया। अब यहाँ पर I1 और I2 के मान को समीकरण 1 में हम लोग रख देते हैं, तो ये हमको मिल जाता है डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू μR1 और प्लस μR2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू म्यू बाहर निकाल लीजिए R1 प्लस R2। और हम देख चुके हैं इससे पहले जब डेल्टा प्लस ये वाला संबंध हम निकाल रहे थे कि R1 प्लस R2 A के बराबर होता है, तो इसलिए डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू A, जबकि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू होता है A। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू म्यू A, और माइनस ये इधर चला जाएगा तो माइनस A हो जाएगा, और हमको मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू म्यू -1 और इंटू A। तो यही संबंध है जो पतले प्रिज्म में के लिए विचलन कोण और अपवर्तनांक के बीच के संबंध को बताता है। और इस संबंध में आप देख सकते हैं कि विचलन कोण का मान प्रिज्म के कोण पर भी निर्भर करता है और माध्यम के अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है। और यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये किसी भी स्थिति में ये समीकरण लागू होता है, ऐसा नहीं है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में लागू होगा। जब भी किसी पतले प्रिज्म से अपवर्तन होगा तो विचलन कोण और अपवर्तनांक के बीच में यही संबंध होगा। यहाँ डेल्टा M नहीं लिखना है क्योंकि ये सामान्य स्थिति को दर्शाता है। जब भी इसमें से अपवर्तन होगा तो डेल्टा और म्यू के बीच में यही संबंध होगा। तो ये हमको मिल गया पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण और अपवर्तनांक में संबंध।